नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में भी हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा और याद कीजिएगा। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जीवाश्म सामान्यतः किस चट्टान में पाए जाते हैं? बतानी है कि जीवाश्म यानी कि दोस्तों फॉसिल्स किस चट्टान में पाए जाते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, अवसादित चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। जीवाश्म किस चट्टान में पाए जाते हैं? तो दोस्तों अवसादित चट्टानों में पाए जाते हैं, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, थैनेटोलॉजी नामक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों बतानी है कि थैनेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो आप लोग याद रखेंगे, मृत्यु के सभी पहलुओं का अध्ययन होता है, यानी कि ऑप्शन ए भी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। थैनेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो आप लोग याद रखेंगे, मृत्यु के सभी पहलुओं का अध्ययन थैनेटोलॉजी में होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, अस्पाइरागोरा और प्लेनेरिया में होता है। तो आप लोग याद रखेंगे, पुनर्जनन, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। अस्पाइरागोरा और प्लेनेरिया में पुनर्जनन होता है, यानी कि खाली जगह में ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, पुनर्जनन। आप लोग दोस्तों याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों बतानी है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किस व्यक्ति ने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी में है इसका सही उत्तर, दादा भाई नौरोजी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से है? तो आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध दोस्तों काकोरी कांड से है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से भी इस कांड को जाना जाता है, जो राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध इस घटना से है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों भारत का हरियाणा राज्य न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लौह और रक्त की नीति को अपनाया था? तो आप लोग याद रखेंगे, गयासुद्दीन बलबन ने, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों गयासुद्दीन बलबन ने लौह और रक्त की नीति को अपनाया था, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, अम्ल वर्षा वनस्पतियों को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें होता है। दोस्तों बतानी है कि अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन क्या करती है? वनस्पतियों को नष्ट कर देती है। क्या कारण है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, उसमें होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अम्ल वर्षा में दोस्तों क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 होता है। इसी कारण से ये वनस्पतियों को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। आप लोग याद रखेंगे। अम्ल वर्षा में क्या पाया जाता है? यानी कि एसिड रेन में क्या पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, एसिड रेन में सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, H2SO4 पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों,
ग्रैंड मास्टर की पदवी किस खेल में दी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बतानी है कि ग्रैंड मास्टर की पदवी किस खेल में दी जाती है, तो आप लोग याद रखेंगे शतरंज यानी कि चेस में दिया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ग्रैंड मास्टर की पदवी किस खेल में दी जाती है, तो आप लोग याद रखेंगे शतरंज यानी कि चेस में ग्रैंड मास्टर की पदवी दी जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों और एकदम बेसिक लेवल के प्रश्न है। बतानी है कि किस वायुमंडल के किस परत में रेडियो संचार संभव होता है, तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आयन मंडल में, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। रेडियो संचार को संभव बनाती है कौन सा मंडल, तो आप लोग याद रखेंगे आयन मंडल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड शर्करा का प्रकार नहीं है? बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन मोनोसैकेराइड शर्करा का प्रकार नहीं है, तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा माल्टोज, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों जो माल्टोज शर्करा है ये मोनोसैकेराइड शर्करा का प्रकार नहीं है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। बाकी फ्रक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये तीनों दोस्तों मोनोसैकेराइड शर्करा है, लेकिन माल्टोज जो है दोस्तों ये मोनोसैकेराइड शर्करा नहीं है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, कंप्यूटर में किसी फाइल के प्रकार उसके से पहचाना जा सकता है। बतानिए दोस्तों कि कंप्यूटर में किसी फाइल के प्रकार को कैसे पहचाना जा सकता है, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों उसके एक्सटेंशन से पहचाना जा सकता है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। कंप्यूटर में किसी भी फाइल के प्रकार को उसके एक्सटेंशन से पहचाना जा सकता है कि वो किस प्रकार का फाइल है, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप लोग याद रखेंगे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, अकबर के प्रशासन केंद्र कहाँ था? दोस्तों बतानी है कि अकबर के प्रशासनिक केंद्र कहाँ था, तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा आगरा में, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। मुगल शासक अकबर का जो प्रशासनिक केंद्र था वो था आगरा, ऑप्शन बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, सर्वप्रथम किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? बताने दोस्तों कि सबसे पहले किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को क्या कहा? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो आप लोग याद रखेंगे ये दोस्तों कहने वाले थे वीडी सावरकर, यानी कि वीर दामोदर सावरकर इसका सही उत्तर होगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह को सर्वप्रथम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो आप लोग याद रखेंगे वीर दामोदर सावरकर ने, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, बिरजू महाराज संबंधित है। बतानी है दोस्तों कि बिरजू महाराज किससे संबंधित है, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों सही उत्तर होगा कथक नृत्य शैली से, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिरजू महाराज कथक नृत्य शैली से संबंधित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे तांबा, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। मनुष्य के द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखित है? बतानिए दोस्तों कि इनमें से कौन सी पुस्तक भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया है? तो आप लोग याद रखेंगे इंडिया विंस फ्रीडम, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद इस नाम को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे।
जो देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। कौन सा पुस्तक लिखे थे? तो आप लोग याद रखेंगे इंडिया विंस फ्रीडम। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारतीय मूल की नहीं है? बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन सी फसल है जो भारतीय मूल की नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे मक्का, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सी फसल भारतीय मूल की नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे मक्का जो है दोस्तों, ये भारतीय मूल की फसल नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होते हैं? दोस्तों बतानी है कि केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे मंत्रिमंडल सचिव, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे मंत्रिमंडल सचिव। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों बतानी है कि राजनीतिक सत्ता का प्रमुख भारत में कौन होता है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, ये देश की जनता, यानी कि ऑप्शन बी। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे देश की जनता। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, हंगरी की राजधानी है। बतानी है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग याद रखेंगे बुडापेस्ट, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग याद रखेंगे बुडापेस्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? दोस्तों बतानी है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे यूगोस्लाविया में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन यूगोस्लाविया में दोस्तों हुआ था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना विधानसभा है? तो आप लोग याद रखेंगे दिल्ली, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों दिल्ली में अपना विधानसभा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? बतानी है दोस्तों कि हीनयान और महायान ये दोनों किस धर्म के पंथ हैं, किस धर्म से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे बौद्ध धर्म। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो आप लोग याद रखेंगे बौद्ध धर्म के पंथ हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? बतानी है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे जमुना कहा जाता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। देखिए दोस्तों ऑप्शन ए में है पद्मा, तो पद्मा नदी को बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। आप लोग अच्छे से दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, जल किस प्रकार का संसाधन है? दोस्तों बतानी है कि जो जल होता है ये किस प्रकार का संसाधन होता है? तो आप लोग याद रखेंगे चक्रीय संसाधन होता है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जल किस प्रकार का संसाधन है? तो आप लोग याद रखेंगे चक्रीय संसाधन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय से तीक्ष्ण गंध किस गैस की वजह से आती है? दोस्तों आप लोगों को पता होगा, गुजरे होंगे, जो सार्वजनिक मूत्रालय होता है दोस्तों वहां से गुजरने पर एक तीक्ष्ण गंध आती है जो नाक में चुभती है। तो बताने है कि किस गैस की वजह से यह गंध आती है? तो आप लोग याद रखेंगे अमोनिया, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे अमोनिया गैस की वजह से दोस्तों सार्वजनिक मूत्रालय से तीक्ष्ण गंध आती है। तो ऑप्शन ए आप सभी याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, क्षय रोग किसके कारण होता है? दोस्तों बताने हैं कि क्षय रोग किसके कारण होता है? तो आप लोग याद रखेंगे जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया के कारण, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया के कारण क्षय रोग होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है,
मुगल सम्राट अकबर ने किस स्थान पर इबादत खाना का निर्माण किया था। दोस्तों बतानी है कि मुगल सम्राट अकबर ने किस स्थान पर इबादत खाना का निर्माण किया था। तो आप लोग याद रखेंगे फतेहपुर सीकरी, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे मुगल सम्राट अकबर ने दोस्तों फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया था, किया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, जो श्रीलंका है ये ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। आप सभी याद रखेंगे। बाकी भारत है, ब्राजील है, दक्षिण अफ्रीका है, ये सभी दोस्तों ब्रिक्स के सदस्य हैं, लेकिन जो श्रीलंका है ये ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। आप लोग याद रखेंगे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, श्रीलंका। आप सभी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को, इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। साथ ही साथ पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके भी जरूर बताएंगे कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था, कहीं पर कोई त्रुटि है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी तरह की क्लास वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।